हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ आईपी ट्रेंड। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हम क्लास 12th का इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस और कंप्यूटर साइंस का सिलेबस कवर कर रहे हैं, जो कि अभी आपका टर्म 2 में आने वाला है। और एट प्रेजेंट हम डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वाली यूनिट को कवर कर रहे हैं। ये यूनिट जो है कंप्यूटर साइंस और इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस दोनों ही सब्जेक्ट्स के सिलेबस में इंक्लूडेड है और दोनों का ही सिलेबस जो है वो कॉमन है। आईपी के स्टूडेंट्स कुछ पार्ट ऑलरेडी 11th में पढ़ चुके हैं, इसलिए उनके 12th क्लास में वो पार्ट एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है, बट क्योंकि 11th क्लास प्री रिक्विजिट होती है और वो सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं और उनके बिना आप आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हमने ये कॉमन सीरीज़ क्रिएट की है जिसमें हम आपका डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का पूरा सिलेबस कवर कर रहे हैं और सारा पार्ट जो है वो प्रैक्टिकली आपको साथ साथ करके दिखा रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि एट प्रेजेंट आपके सामने MySQL कमांड लाइन क्लाइंट मैंने ओपन किया हुआ है। जैसा कि आपको पता ही होगा, लास्ट क्लास में हमने SQL के कंस्ट्रेंट्स के बारे में पढ़ा था। लास्ट 2 वीडियोस में हमने SQL कंस्ट्रेंट्स ही कवर किए हैं। चैप्टर 13 में जो है वो आपकी DML कमांड्स पर बेस्ड है और DML कमांड्स की बिगनिंग जो है वो टेबल की क्रिएशन से हो रही है। और जब हम टेबल क्रिएट करते हैं तो वहाँ कंस्ट्रेंट्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि टेबल में हमें किस तरह का डाटा एंटर करना है, कौन से कॉलम में कौन से रिस्ट्रिक्शंस लगाने हैं, ये सब कंस्ट्रेंट्स की हेल्प से ही जो है वो डिस्क्राइब होता है। थ्योरेटिकली हम कंस्ट्रेंट्स के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं कि कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो आपके 2 टाइप के होते हैं, कॉलम कंस्ट्रेंट और टेबल कंस्ट्रेंट। जब आपको किसी पर्टिकुलर कॉलम पे रिस्ट्रिक्शन लगानी होती है तो हम कॉलम कंस्ट्रेंट की हेल्प से लगाते हैं, और अगर आपको मल्टीपल कॉलम्स पे एक साथ कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करनी है तो हम टेबल कंस्ट्रेंट्स की हेल्प से उसे करते हैं। मेन जो आपके कंस्ट्रेंट्स होते हैं वो आपके 5 कंस्ट्रेंट्स होते हैं: प्राइमरी की कंस्ट्रेंट्स, फॉरेन की कंस्ट्रेंट, यूनिक कंस्ट्रेंट, डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट एंड चेक कंस्ट्रेंट। लास्ट वीडियो में हमने कुछ एग्जांपल्स किए थे जिसमें हमने प्राइमरी की कंस्ट्रेंट और हमने जो है आपका चेक कंस्ट्रेंट पढ़ा था। बट आज की क्लास में हम कंस्ट्रेंट पे बेस्ड और भी काफ़ी सारे एग्जांपल्स जो हैं वो करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। MySQL में हमें सबसे पहले यहाँ अपना पासवर्ड जो है वो एंटर करना पड़ेगा, तो मैं पासवर्ड एंटर कर देती हूँ। ये हमारा SQL स्टार्ट हो गया। अब जिस भी डाटाबेस पे हमें वर्क करना है, पहले हमें वो डाटाबेस ओपन करना पड़ेगा। हम सैम्पल डाटाबेस पे वर्क कर रहे हैं। जिन स्टूडेंट्स ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं, मेरा उनके लिए ये सजेशन है कि अगर आपको कंस्ट्रेंट्स के बारे में बेसिक नॉलेज नहीं है, आपको टेबल क्रिएट करनी नहीं आती हैं, तो अगर पूरी सीरीज़ नहीं तो एटलीस्ट आप चैप्टर 13 जो है वो बिगनिंग से देखिए। चैप्टर 13 की 3 वीडियोज़ ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं, ये 4th पार्ट है आज। तो उन 3 वीडियोज़ में आपको बेसिक कंस्ट्रेंट्स के बारे में पता चल जाएगा और टेबल कैसे क्रिएट करते हैं उसके बारे में आपको पता चल जाएगा, क्योंकि जब तक आप थ्योरेटिकली उसे नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ प्रैक्टिकली देखने से चीज़ें इतना ज़्यादा क्लियर नहीं होंगी। और अगर आप सिर्फ थ्योरी पढ़ लेंगे और प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो भी चीज़ें आपको नहीं समझ आएंगी। तो इसलिए दोनों ही जो है वो आपके लिए इक्वली इम्पोर्टेंट होते हैं। तो जब भी हमें किसी डाटाबेस को यूज़ करना होता है तो सबसे पहले हमें उसे ओपन करना पड़ता है, और डाटाबेस को ओपन करने के लिए हमारे पास कमांड होती है यूज स्पेस डाटाबेस का नाम। हमारे डाटाबेस का नाम सैम्पल है, तो यूज स्पेस सैम्पल सेमीकोलन एंटर। आप देख रहे होंगे मैसेज आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, डेट इज डाटाबेस चेंज। अब हम कौन से डाटाबेस के अंदर हैं? सैम्पल डाटाबेस के अंदर। यहाँ हम पहले ये चेक कर लेते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी कौन सी क्रिएटेड टेबल्स हैं। जिन स्टूडेंट्स ने प्रीवियस वीडियोस देखी हैं उन्हें पता होगा कि इस डाटाबेस में हमारे पास एम्प्लॉय और जॉब 2 टेबल्स हैं, बट फिर भी मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। और टेबल्स चेक करने के लिए हमारे पास कमांड होती है शो टेबल्स। ये कमांड जो है हमें वो सारी टेबल्स के नेम शो कर देगी जो इस डाटाबेस में प्रेजेंट है। एंटर। तो ये देखिए, इस डाटाबेस में एट प्रेजेंट 2 टेबल्स हैं, एम्प्लॉय और जॉब टेबल। अब हम आज बुक से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें सिर्फ प्रैक्टिकल्स देखने हैं ताकि स्टूडेंट्स को जो है चीज़ें क्लियर हो सके। कंस्ट्रेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा सा ट्रिकी भी होता है। तो बुक में जो आपका एग्जाम्पल दिया हुआ था, अगर आपको उससे अभी अच्छी तरह से क्लियर नहीं हुआ है तो उसके लिए हम यहाँ पे और एग्जाम्पल्स जो हैं वो करने जा रहे हैं। हम एक टेबल क्रिएट करेंगे, टेबल एम्प्लॉय ही हम क्रिएट करेंगे, और इस पे जो है हम अलग अलग कंस्ट्रेंट्स जो है वो ट्राई करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए हम एम्प्लॉय नाम से ऑलरेडी हमारे पास टेबल है, तो हम टेबल नेम रखेंगे EMPL। तो क्रिएट टेबल EMPL, सॉरी पहले हमने कीवर्ड यूज़ नहीं किया, क्रिएट टेबल और उसके बाद टेबल का नाम, जो भी नाम हम रखना चाहते हैं। तो क्रिएट टेबल हमारी कमांड है टेबल को क्रिएट करने के लिए। स्पेस देके यहाँ पे हम नाम प्रोवाइड कर देते हैं, तो हम नाम रखेंगे EMPL, राइट। तो अब इसके बाद क्या करते हैं, हम राउंड ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं।
अब आप चाहें तो इसी सिंगल लाइन में अपनी क्वेरी को कंटिन्यू रख सकते हैं और चाहें तो अलग अलग लाइन में क्वेरी को लिख सकते हैं, ताकि जो है क्वेरी आपको रिप्रेजेंटेबल लगे और उसे पढ़ने से ही आपको समझ आए कि ये क्या हो रहा है। लेकिन दोनों के अपने फायदे और नुकसान हैं। अगर आप सेम लाइन में क्वेरी लिखते हैं तो आपको कहीं भी अगर ये रियलाइज होता है कि आपने पीछे कुछ गलत टाइप कर दिया तो आप उसे करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जब आप अलग अलग लाइन में क्वेरी को टाइप करते हैं तो एक बार आपने एंटर की प्रेस कर दी तो आप प्रीवियस लाइन में दोबारा से नहीं जा सकते। आप सिर्फ एट प्रेजेंट जिस लाइन में है उस लाइन में अगर आपसे कोई मिस्टेक हुई है तो आप उसे करेक्ट कर सकते हैं, बट अबव लाइन्स में आप कोई चेंजेस नहीं कर पाएंगे। तो एंटर। अब जो है अगर मैं ये चाहूँ कि मुझे अपनी टेबल का नाम चेंज करना है तो मैं नहीं कर सकती, अब वो EMPL ही है, या फिर मुझे इस कमांड को विद एरर जो है टर्मिनेट करके हम दोबारा से इस क्वेरी को कर सकते हैं। राउंड ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, कॉलम्स प्रोवाइड करते हैं। अपने कॉलम का नाम लिखेंगे, उसका डाटा टाइप लिखेंगे, जो साइज हम उसे प्रोवाइड करना चाहते हैं वो साइज मेंशन करेंगे। अगर हम उसमें नल वैल्यूज अलाउड करना चाहते हैं तो डेट इज ओके। अगर हम उसमें नल वैल्यूज अलाउड नहीं करना चाहते तो हम उसे नॉट नल डिक्लेयर करेंगे। और उसके बाद अगर हम उस पर कोई भी कंस्ट्रेंट अप्लाई करना चाहते हैं तो वो कंस्ट्रेंट हम उस पर अप्लाई करेंगे। तो अब EMPL टेबल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एम्प्लॉयज़ की डिटेल स्टोर करने के लिए हम क्रिएट कर रहे हैं। तो एम्प्लॉयज़ की जो है वो क्या क्या डिटेल होंगी। सबसे पहले तो एम्प्लॉयज़ का एम्प्लॉय नंबर होता है, तो उसके लिए हम ले लेते हैं एम्प्लॉय नंबर कॉलम नेम। अब एम्प्लॉय नंबर है वो किस टाइप का होगा, इंटीजर टाइप का होगा। यहाँ पे आपको साइज प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इंट में आपको साइज मेंशन नहीं करना पड़ता। अब इसके बाद हमें जो है हर टेबल में एक प्राइमरी की चाहिए होती है, राइट। अब मान लीजिए आपको यहाँ पे प्राइमरी की चाहिए है। अब आपको जब यहाँ पे प्राइमरी की चाहिए तो आपको पता है कि प्राइमरी की में नल वैल्यूज अलाउड नहीं होती, तो आपको इस कॉलम को क्या डिक्लेयर करना पड़ेगा, नॉट नल डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो हम इसे क्या कर देंगे, नॉट नल, राइट। अब इसके बाद हमें इसे प्राइमरी की बनाना है, तो यानी कि हमें इस पे क्या करना पड़ेगा, प्राइमरी की कंस्ट्रेंट लगाना पड़ेगा। और प्राइमरी की कंस्ट्रेंट हम कैसे लगाते हैं कि उस कॉलम की डेफिनेशन में हम क्या मेंशन कर देंगे, प्राइमरी की मेंशन कर देंगे। कॉलम की डेफिनेशन कंप्लीट हो गई, कोमा एंटर, यानी कि टेबल में एक कॉलम जो है वो हमने डिफाइन कर दिया। और जब भी आप कोई भी टेबल क्रिएट करते हैं तो उसमें एक कॉलम जो है वो मैंडेटरी होता है, क्योंकि विदाउट एनी कॉलम आप टेबल क्रिएट नहीं कर सकते हैं। अब इसके अलावा उसमें क्या होता है, एम्प्लॉयज का नाम आपको स्टोर करना है। एम्प्लॉय के नेम के लिए हम ले लेते हैं ई नेम। नेम है तो ऑब्वियसली कैरेक्टर टाइप का होगा, हम इसे ले लेते हैं varchar टाइप का। इसकी लेंथ हम ले लेते हैं 10 कैरेक्टर्स, राइट। अब नेम तो हर एम्प्लॉय का होता है, यानी कि इसमें भी जो है आपकी नल वैल्यूज सपोर्टेड नहीं होनी चाहिए, तो इसे हम क्या डिक्लेयर कर देंगे, नॉट नल डिक्लेयर कर देंगे। सेकंड कॉलम हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाते हैं थर्ड कॉलम पे। तो थर्ड कॉलम में जो है वो हम क्या आपको लगता है, एम्प्लॉयज की डिटेल स्टोर कर रहे हैं तो और इसमें क्या क्या होना चाहिए, एम्प्लॉय का नंबर हो गया, एम्प्लॉय का नेम हो गया, और इसके अलावा उसकी सैलरी होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे एक कॉलम ले लेते हैं सैलरी। सैलरी ऑब्वियसली आपकी इंटीजर टाइप की होगी, आप चाहें तो इसे डेसिमल टाइप की भी ले सकते हैं, क्योंकि सैलरी जो है वो फ्लोट में भी आपकी हो सकती है, तो हम इसे ले लेते हैं डेसिमल। साइज हम दे देते हैं 10,2, डेट इज मैक्सिमम 10 डिजिट्स हो सकते हैं और 2 डेसिमल पॉइंट्स तक ये वर्क करेगा। सैलरी, अब एम्प्लॉय है तो उसकी सैलरी तो होगी ही होगी, तो यानी कि इसमें भी नल नहीं हो सकता। कभी कोई एम्प्लॉय जो है वो बिना सैलरी के काम थोड़ी करता है, तो इसमें भी हम क्या डिक्लेयर कर देंगे, नॉट नल, ठीक है। अब इसके बाद जो है और क्या सैलरी में आपको लगता है कि किसी और कंस्ट्रेंट की जरूरत हो सकती है, नहीं, क्योंकि सैलरी का ना यूनिक होना जरूरी है। हाँ, एक चीज होती है, सैलरी जो है वो कभी भी आपकी जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि क्या कभी किसी एम्प्लॉय को आप 0 रुपीज दे सकते हो। इसके साथ हर कंपनी में कुछ मिनिमम क्राइटेरिया होता है कि एम्प्लॉयज की सैलरी उससे कम नहीं हो सकती। तो मान लीजिए ये जिस कंपनी के एम्प्लॉयज की हम डिटेल स्टोर कर रहे हैं, यहाँ रिस्ट्रिक्शन है कि किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी जो है वो 2000 से कम नहीं हो सकती। तो अब सैलरी 2000 से कम नहीं हो सकती, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा,
चेक कंस्ट्रेंट लगाना पड़ेगा कि इस कॉलम में कोई भी एंट्री जो है वो 2000 से कम ना हो। अगर 2000 से कम कोई सैलरी एंटर करता है तो आप उसे तो डाटाबेस जो है वो उसे एरर मैसेज रिटर्न कर दे। तो उसके लिए हम यहाँ क्या करेंगे, चेक कंस्ट्रेंट लगाएंगे। चेक हमें क्या करना है, सैलरी शुड बी ग्रेटर देन 2000, राइट। अब इसके अलावा हम इसमें कमीशन स्टोर कर सकते हैं कि हर एम्प्लॉय को कितना कमीशन मिल रहा है। कमीशन भी जो है वो आपका डेसिमल में हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे भी आपको साइज देना है, तो यहाँ हम साइज दे देते हैं 5,2। अब कमीशन जो है वो नल हो सकता है, ऐसे एम्प्लॉयज हो सकते हैं जिन्हें कोई भी कमीशन ना मिल रहा हो, तो इसमें हमें नॉट नल मेंशन करने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद मान के लीजिए हमेशा ये होता है कि कमीशन जो है वो ऑब्वियसली आपकी सैलरी से तो कम ही होता है, तो और हम ये चाहते हैं कि हमारी कंपनी में जो एम्प्लॉय हैं उन पे ये कंस्ट्रेंट हो कि उनका कमीशन जो है वो उनकी सैलरी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जो उनकी बेसिक सैलरी है वो मैक्सिमम होनी चाहिए। तो इसलिए हम इस पर भी चेक कंस्ट्रेंट लगा देते हैं, दैट कमीशन शुड बी लेस देन सैलरी। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे जो है ये चेक कंस्ट्रेंट में आपके दो कॉलम्स का यूज हो रहा है, कमीशन और सैलरी। तो जब आप एक से ज्यादा कॉलम पे कंस्ट्रेंट अप्लाई करते हैं तो वो कंस्ट्रेंट कैसे कंस्ट्रेंट होते हैं, टेबल कंस्ट्रेंट होते हैं। और टेबल कंस्ट्रेंट को आप कॉलम के साथ डिफाइन नहीं करते, हम उन्हें सेपरेटली डिफाइन करते हैं, या तो टेबल के एंड में और या फिर जब उन दोनों कॉलम्स की डेफिनेशन कंप्लीट हो चुकी हो उसके बाद कहीं पर भी हम उन्हें डिफाइन कर सकते हैं, राइट। तो अब इसके बाद जो है हम ये बताएंगे कि एम्प्लॉय जो है वो किस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। तो उसके लिए हम क्या लेंगे, डिपार्टमेंट नंबर। डिपार्टमेंट नंबर जो है वो आपका इंटीजर टाइप का होगा। कुछ एम्प्लॉयज ऐसे भी हो सकते हैं कि अभी एट प्रेजेंट उन्हें कोई डिपार्टमेंट एलोकेट नहीं हुआ है, तो ये आपका नल हो सकता है। तो आई थिंक इसमें और किसी कंस्ट्रेंट की जरूरत नहीं है, और एम्प्लॉय टेबल के लिए इतनी डिटेल्स जो हैं वो इनफ हैं। एम्प्लॉय नंबर हमने ले लिया, नेम, सैलरी, कमीशन और डिपार्टमेंट नंबर। इसके अलावा आई डोंट थिंक कि इसमें किसी और डिटेल की हमें अभी ज़रूरत है, तो अभी के लिए इतना ही। टेबल को क्लोज करेंगे राउंड ब्रैकेट के साथ, सेमीकोलन एंड एंटर। यहाँ पे आपको एरर मैसेज मिला है, कमीशन डेसिमल 5,2। You have an error in your SQL statement. Check the manual that correspond to your MySQL server version for the right syntax to use near COMM decimals 5,2. ओके, ये देखिए कि यहाँ पर एरर जो है वो आपको क्यों मिला। यहाँ पे आपका जो सैलरी वाला कॉलम था, इस कॉलम में हमने कॉलम फिनिश होने के बाद जो है कोमा अप्लाई नहीं किया, तो यानी कि ये जो कमीशन और डेसिमल है वो इसके बाद कॉन्टिन्यूएशन में है, तो इसलिए वो इसे एरर शो कर रहा है कि ये जो कॉम डेसिमल 5,2 है ये आपका एरर है, क्योंकि इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है, ये कोई नया कॉलम नहीं है। क्योंकि अगर आपने यहाँ कोमा अप्लाई किया होता तो ये आपका न्यू कॉलम नेम होता और ये उसका डाटा टाइप। बट अब एक कंस्ट्रेंट के बाद आगे आपने स्टेटमेंट में कुछ कंटिन्यू किया है जिसका जो कि एक एरर है, जो कि कोई वैलिड स्टेटमेंट नहीं है, और इसीलिए ये आपको एरर मिला। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम जब अलग अलग लाइन में कर रहे होते हैं तो हमें पूरी क्वेरी जो है वो दोबारा टाइप करनी पड़ती है। तो अब हम इसे यहाँ पे दोबारा से करेंगे। क्रिएट टेबल EMPL राउंड ब्रैकेट स्टार्ट AMP नंबर। वही क्वेरी हमें दोबारा से टाइप करनी है, सिर्फ हमें यहाँ पे जो है कोमा अप्लाई करना है, बाकी सारी क्वेरी जो है हमारी वो ठीक है। इंट नॉट नल प्राइमरी की, कोमा एंटर, उसके बाद ई नेम वेरकेर, इसका साइज आपने 10 लिया है और ये भी आपका नॉट नल है। देन सैलरी डेसिमल 10,2
नॉट नल, चेक, सैलरी ग्रेटर देन 2000, और यहाँ पे एक कॉमा। इसके बाद आपका कमीशन डेसिमल 5,2, comma, and then department number, int। ये लास्ट कॉलम है तो यहाँ कोमा की जरूरत नहीं है, राउंड ब्रैकेट क्लोज करेंगे, सेमीकोलन एंड एंटर। तो ये देखिए क्वेरी होके 0 रोज अफेक्टेड और ये टेबल जो है वो आपकी क्रिएट हो गई। अब अगर मैं आपको दोबारा से शो टेबल्स रन करके दिखाऊं तो यहाँ अब आपको कितनी टेबल्स मिलेंगी? 3 टेबल्स। एम्प्लॉय और जॉब टेबल आपकी पहले से थी, अब एक और कौन सी टेबल ऐड हो गई? EMPL। तो हम क्वेरी एग्जीक्यूट करते हैं, शो टेबल्स, सेमीकोलन एंटर। तो ये देखिए अब आपके पास 3 टेबल्स हैं, EMPL, एम्प्लॉय एंड जॉब। तो इस टेबल से हमने नॉट नल पढ़ा, चेक कंस्ट्रेंट पढ़ा, प्राइमरी की कंस्ट्रेंट पढ़ा। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए हम एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं डिपार्टमेंट नंबर। ठीक है, तो सॉरी डिपार्टमेंट नंबर नहीं, हम एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं डिपार्टमेंट। हम सेम इसी कंपनी का जो है वो क्रिएट कर रहे हैं, जिस कंपनी के एम्प्लॉयज़ की डिटेल हमने स्टोर की है उसी कंपनी के डिपार्टमेंट्स की डिटेल स्टोर करने के लिए हम डिपार्टमेंट टेबल क्रिएट कर रहे हैं। उस डिपार्टमेंट टेबल में हम डिपार्टमेंट का नंबर स्टोर करेंगे, हम उस डिपार्टमेंट का नेम स्टोर करेंगे, हम उस डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है उसका नंबर स्टोर करेंगे, और जो है वो उसकी जो लोकेशन है वो हम स्टोर करेंगे। हम यहाँ पे 4 कॉलम्स लेंगे। ठीक है, तो क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट, अब डिपार्टमेंट टेबल में हमें क्या क्या लेना है? डिपार्टमेंट नंबर लेना है, डिपार्टमेंट नंबर जो है वो हमारा इंटीजर टाइप का हो जाएगा, और हर डिपार्टमेंट का क्योंकि एक यूनिक नंबर होता है तो ये हमारी क्या बन जाएगी? प्राइमरी की। तो इसे हम नॉट नल डिक्लेयर करेंगे और ये जो है प्राइमरी की कंस्ट्रेंट इस पे लगाएंगे। अब आप यहाँ पे एक चीज देखिए कि हमने जो ऊपर EMPL टेबल की, वो टेबल आपकी डिपार्टमेंट टेबल से रिलेटेड है। EMPL में जो डिपार्टमेंट नंबर आपने लिया है वो डिपार्टमेंट नंबर आपके कौन से डिपार्टमेंट होंगे? जो आपकी कंपनी में डिपार्टमेंट है उन्हीं में से होंगे, यानी कि इस टेबल में जो भी आपका डिपार्टमेंट नंबर है एग्जिस्ट कर रहा है उन्हीं की वैल्यू में से आप ये डिपार्टमेंट नंबर पिक कर सकते हो। तो यानी कि यहाँ पे आपको ये जो डिपार्टमेंट नंबर है ये आपको फॉरेन की डिक्लेयर करना पड़ेगा। ऑल्दो अभी हम टेबल क्रिएट कर चुके हैं तो अब हम उसे फॉरेन की नहीं बना सकते। एक बार टेबल क्रिएट करने के बाद कैसे हम अल्टर टेबल की कमांड से कंस्ट्रेंट्स को ऐड कर सकते हैं वो हम आगे जाके पढ़ेंगे, और तब मैं आपको इस टेबल में डिपार्टमेंट नंबर को फॉरेन की डिक्लेयर करना सिखाऊंगी। अभी हम डिपार्टमेंट टेबल में फॉरेन की क्रिएट करेंगे ताकि आपको ये समझ आ जाए कि फॉरेन की क्रिएट कैसे करते हैं और फॉरेन की कंस्ट्रेंट यूज कैसे होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने डिपार्टमेंट नंबर लिया, वो इस टेबल की क्या बन गई? प्राइमरी की बन गई, और इसके साथ साथ हमें क्या स्टोर करना है? डिपार्टमेंट नेम, तो DEPT नेम। अब डिपार्टमेंट नेम है तो ये किस टाइप का होगा? वेरकर टाइप का होगा। इसका साइज हम दे देते हैं 20 कैरेक्टर्स मैक्सिमम हो सकता है। अब इसके बाद हम चाहते हैं कि हमारे हर डिपार्टमेंट का नेम जो है वो यूनिक हो, और वैसे भी कंपनीज में जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं हर डिपार्टमेंट का अपना एक यूनिक नेम होता है। तो इसलिए यहाँ पर जो है हम कौन सा कंस्ट्रेंट अप्लाई करेंगे? यूनिक कंस्ट्रेंट। और यूनिक के साथ साथ ये नॉट नल भी होना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं होता जिसका कोई नाम ना हो। तो हमने इसे नॉट नल डिक्लेयर किया और साथ साथ हमने इसे यूनिक भी डिक्लेयर किया। कॉलम की डेफिनेशन कंप्लीट, कोमा लगाया, एंटर। अब हमें क्या स्टोर करना था? डिपार्टमेंट के मैनेजर का नंबर। तो डिपार्टमेंट मैनेजर MGR से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब डिपार्टमेंट मैनेजर का हमें यहाँ क्या करना है? डिपार्टमेंट मैनेजर की हम ID स्टोर करेंगे। तो अब जो डिपार्टमेंट का मैनेजर है वो कौन होगा?
जो आपकी कंपनी में एम्प्लॉयज हैं उन्हीं में से तो कोई एक डिपार्टमेंट का मैनेजर होगा। जो डिपार्टमेंट का मैनेजर है वो कोई बाहर का बंदा तो नहीं होगा, उससे वो भी तो उस कंपनी का एम्प्लॉय ही होगा। तो डिपार्टमेंट मैनेजर की जो आईडी होगी वो कौन सी आईडी होनी चाहिए, यानी कि एम्प्लॉय नंबर्स में जो एम्प्लॉय नंबर स्टोर हैं उन्हीं में से कोई एक जो है यहाँ डिपार्टमेंट मैनेजर का नंबर हो सकता है। तो अब ये डिपार्टमेंट मैनेजर ऑब्वियसली आपका इंटीजर टाइप है, तो हमने इसे डाटा टाइप दिया इंट। अब ये मैनेजर नंबर जो है वो कौन सी टेबल से रिलेटेड है, आपकी एम्प्लॉय टेबल से, क्योंकि यहाँ डिपार्टमेंट मैनेजर में आप सिर्फ और सिर्फ वो एंट्रीज डाल सकते हो जो एम्प्लॉय टेबल में एम्प्लॉय नंबर के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। यहाँ मैं ये नेम थोड़ा सा और रेलेवेंट ले लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। डिपार्टमेंट मैनेजर आईडी, आई होप अभी अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा कि डिपार्टमेंट के मैनेजर की आईडी। तो ये आपकी एम्प्लॉय नंबर्स में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होनी चाहिए। आईडी की जगह भी आप यहाँ नंबर ले लो, क्योंकि ऊपर नंबर है तो आपको रिलेट करने में इजी होगा। तो डिपार्टमेंट के मैनेजर का नंबर ऑलरेडी एम्प्लॉय नंबर्स में एग्जिस्ट होना चाहिए, क्योंकि ये कोई ऐसा एम्प्लॉय नहीं हो सकता जो आपकी कंपनी में हो ही नहीं। तो यानी कि ये फॉरेन की है, ये आपकी किस पे डिपेंडेंट है, एम्प्लॉय टेबल पे डिपेंडेंट है। तो जो एम्प्लॉय टेबल की प्राइमरी की थी, यानी कि एम्प्लॉय नंबर्स थे, उनमें जो एग्जिस्टिंग वैल्यूज हैं वो ही उनमें से ही कोई यहाँ पे आ सकती है। तो ये आपका क्या बन गया, फॉरेन की बन गया। इसका डाटा टाइप आपका क्या होगा, इंट होगा। अब इसे आपको फॉरेन की बनाना है, तो फॉरेन की हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, रेफरेंसेस रेफरेंसेस के बाद हम अपनी पेरेंट टेबल का नेम मेंशन करते हैं। पेरेंट टेबल का नेम क्या है हमारा, EMPL, और उसके किस कॉलम से ये रिलेट करता है, एम्प्लॉय नंबर से, तो EMP नंबर। तो ये हो गई हमारी फॉरेन की डिक्लेयर। इसे हमने यहाँ पे कॉमा दिया, ये कॉलम डेफिनेशन कंप्लीट। और हमें 4 कॉलम डिसाइड किए थे, तो डिपार्टमेंट टेबल में और कौन सा कॉलम होगा, डिपार्टमेंट की लोकेशन। तो डेप्थ लोकेशन ऑब्वियसली ये आपकी वेरकेयर टाइप की होगी। ये हम 10 कैरेक्टर्स की ले लेते हैं मैक्सिमम, और इस पे हमें कोई कंस्ट्रेंट लगाने की ज़रूरत जो है वो नहीं है। ठीक है। अब अगर एक डिपार्टमेंट जो है वो आपका क्रिएट हो गया है बट अभी तक उसे कोई लोकेशन एलोकेट नहीं हुई, तो उसमें हम नल वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं। सेम सिटी में जो है वो कई डिपार्टमेंट हो सकते हैं, तो इसलिए इसमें हमें यूनिक कंस्ट्रेंट की भी ज़रूरत जो है वो नहीं है। हाँ, यहाँ पे हम एक चीज़ कर सकते हैं। एक तो हम इसका नेम चेंज कर रहे हैं, डिपार्टमेंट लोकेशन की जगह हम यहाँ सिंपली लोकेशन स्टोर कर देते हैं ताकि नेम जो है वो सही लगे। वेरकेयर टाइप है। अब हम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देते हैं कि यानी कि एक डिपार्टमेंट जो है वो क्रिएट हो गया है बट अभी तक उसकी कोई लोकेशन डिसाइड नहीं हुई, वो एट प्रेजेंट हमारी मेन ब्रांच में ही एग्जिस्ट कर रहा है, और हमारी मेन ब्रांच जो है वो दिल्ली है। आपको दिया गया है कि आपकी मेन ब्रांच दिल्ली में है, और अगर कोई नया डिपार्टमेंट क्रिएट हुआ है जिसे अभी तक सिटी एलोकेट नहीं हुई है, तो वो आपकी मेन ब्रांच में ही तब तक रहेगा जब तक उसे न्यू सिटी एलोकेट नहीं हो जाती। तो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो क्या होगी, दिल्ली। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम कैसे एलोकेट करते हैं, विद द डिफ़ॉल्ट कीवर्ड। यहाँ पे आपका ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट अप्लाई हो रहा है, और डिफ़ॉल्ट में हम कैसे वैल्यू देते हैं, डिफ़ॉल्ट स्पेस, उसके बाद जो वैल्यू हमें देनी है, यानी कि हमें यहाँ क्या स्टोर करना है, दिल्ली। ठीक है, हमारे चारों कॉलम्स कंप्लीट हो गए। लास्ट कॉलम में आपको कोमा की जरूरत नहीं है, सिंपली राउंड ब्रैकेट क्लोज किया, सेमीकोलन, एंटर, क्वेरी ओके, 0 रोज अफेक्टेड, यानी कि आपकी टेबल बिल्कुल करेक्टली डिफाइन हो गई है। अब आप शो टेबल्स की हेल्प से चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए, अब आपके डाटाबेस में जो है 4 टेबल्स हैं, डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय, EMPL, एम्प्लॉय एंड जॉब। ठीक है, अभी हमने 2 टेबल्स की, और आई थिंक हमने सारे कंस्ट्रेंट जो हैं वो इसमें कवर कर लिए हैं। हमने जब एम्प्लॉय टेबल क्रिएट की तो वहाँ हमें एक टेबल कंस्ट्रेंट लगाना था, डेट कमीशन शुड बी लेस देन सैलरी, बट हम वो करना भूल गए, तो हमने टेबल कंस्ट्रेंट का एग्जाम्पल एक्चुअली नहीं किया। बट वैसे हमने प्राइमरी की कंस्ट्रेंट भी देख लिया है यहाँ पे, और प्राइमरी की कंस्ट्रेंट के बाद हमने यहाँ पे चेक कंस्ट्रेंट जो था आपका, सैलरी ग्रेटर देन 2000, ये भी हमने किया। हमने यूनिक कंस्ट्रेंट भी देखा है,
यूनिक कंस्ट्रेंट अभी हमने किस पे लगाया था, स्क्रॉल डाउन करते हैं इसे। यूनिक कंस्ट्रेंट हमने यहाँ पे आपका डिपार्टमेंट नंबर पे लगाया था। तो प्राइमरी की कंस्ट्रेंट, यूनिक कंस्ट्रेंट, चेक कंस्ट्रेंट, डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट और फॉरेन की कंस्ट्रेंट, पांचों ही कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो आपके कवर हो गई हैं। तो आई होप आपको कंस्ट्रेंट समझ आए होंगे। टेबल कंस्ट्रेंट में डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि हम एंड में जो है उसे डिक्लेयर करते हैं, किसी कॉलम डेफिनेशन के साथ हम उसे डिफाइन नहीं करते हैं। तो अगर अभी भी आपको किसी भी कंस्ट्रेंट में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपके डाउट्स जो है वो क्लियर कर सकूं। कंस्ट्रेंट जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके सिलेबस का, तो आप इसे अच्छे से ध्यान से समझिए और अपने डाउट्स जो हैं वो ज़रूर क्लियर कीजिए, क्योंकि अगर आपको इनमें डाउट्स रहेंगे तो आगे की क्वेरीज जो है वो सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम आएगी। अब जो हमने टेबल्स क्रिएट किए, हम इनका स्ट्रक्चर चेक कर सकते हैं इन्हें वेरीफाई करने के लिए। और स्ट्रक्चर चेक करने के लिए हमारे पास दो कमांड्स होती हैं, डिस्क और डिस्क्राइब। तो हम डिस्क कमांड से जो है डिस्क स्पेस टेबल का नाम जिसका आपको स्ट्रक्चर चेक करना है। तो मान लीजिए पहले मैं EMPL टेबल प्रोवाइड कर रही हूँ, सेमीकोलन एंटर। तो ये आपके पास EMPL टेबल का स्ट्रक्चर आ गया। वहाँ पे हमने क्या क्या स्टोर किया है, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, उसकी सैलरी, उसका कमीशन और डिपार्टमेंट नंबर। अब एम्प्लॉय नंबर का ये सबका यहाँ डाटा टाइप है। एम्प्लॉय नंबर आपका इंट टाइप का था, उसमें नल वैल्यूज अलाउड नहीं थी तो इसलिए नो। वो प्राइमरी की कंस्ट्रेंट है, हमने कोई डिफॉल्ट वैल्यू उसके लिए नहीं दी तो इसलिए उसमें डिफॉल्ट वैल्यू में वो नल शो कर रहा है। ई नेम आपका वेरकेयर टाइप का था, उसमें भी हमने नल वैल्यूज को नॉट अलाउड किया है, हमने उसे नॉट नल डिक्लेयर किया है तो इसलिए यहाँ नो शो हो रहा है, कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। सिमिलरली सैलरी जो है सैलरी आपका नल वैल्यू नहीं है उसमें तो यहाँ पे नो शो हो रहा है। कोई ये प्राइमरी की या फॉरेन की में से कोई की नहीं है, इसकी कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं है। कमीशन जो है, कमीशन आपका अगेन आपका डेसिमल टाइप का है और कमीशन आपका नल हो सकता है। इस पे हमने नॉट नल अप्लाई नहीं किया है तो इसलिए ये नल कॉलम में जो है क्या शो कर रहा है, यस शो कर रहा है कि आप इसमें नल वैल्यूज एंटर कर सकते हैं। डिपार्टमेंट नंबर में भी आपने नॉट नल अप्लाई नहीं किया था तो इसलिए जो है ये आपको यस शो कर रहा है यहाँ पे। तो ये था हमारा एम्प्लॉय टेबल का पूरा स्ट्रक्चर। अब हम चेक करते हैं हमारा डिपार्टमेंट टेबल का स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं जॉब टेबल का स्ट्रक्चर। तो मैंने आपको बताया कि स्ट्रक्चर चेक करने के लिए हमारे पास दो कमांड्स होती हैं, DESC और डिस्क्राइब। तो DESC हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, अब हम डिस्क्राइब कमांड यूज़ कर लेते हैं एक बार ताकि वो भी हमारी वेरीफाई हो जाए। तो डिस्क्राइब स्पेस टेबल नेम दैट इज डिपार्टमेंट सेमीकोलन एंटर। तो ये आपका डिपार्टमेंट टेबल का स्ट्रक्चर यहाँ पे आ गया। आपके डिपार्टमेंट टेबल में 4 कॉलम्स थे, डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट मैनेजर नंबर एंड लोकेशन। ये उनका डाटा टाइप आ गया। डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट नेम में नल वैल्यूज अलाउड नहीं थी तो इसलिए उनमें नल कॉलम में नो है और बाकी दोनों में नल वैल्यूज अलाउड थी तो इसलिए उनका यस है। डिपार्टमेंट नंबर आपका प्राइमरी की है तो इसलिए वहाँ पे प्राइमरी एलोकेटेड है और डिपार्टमेंट नेम जो था उस पर आपने यूनिक अप्लाई किया था तो ये आपका यूनिक कंस्ट्रेंट यहाँ शो हो रहा है। और इसके साथ साथ हमने डिपार्टमेंट मैनेजर नंबर जो है वो फॉरेन की किया था, बट यहाँ पे आपकी सिर्फ प्राइमरी की और यूनिक की इसमें शो होती हैं तो इसलिए यहाँ पे फॉरेन की वाला जो है वो आपको रिप्रेजेंट नहीं हो रहा। ये डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हमने सिर्फ लोकेशन के लिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू अप्लाई की थी, डेट इज़ दिल्ली, बाकी सब के लिए कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं दी थी तो इसलिए बाकी सब कॉलम्स के लिए नल शो कर रहा है। तो आई होप आपको ये सब अच्छे से क्लियर हो गया होगा और सारे कंस्ट्रेंट हम कैसे अप्लाई करते हैं वो चीज़ आपको समझ आ गई होगी। बट फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे ज़रूर बताएं। आई विल ट्राई कि आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं। कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए क्योंकि वही मुझे मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और अच्छे से वीडियो बना सकूं। आपको वीडियो जैसी लगी है मुझे ज़रूर बताइए। अगर आप उसमें चाहते हैं कुछ और कंटेंट ऐड हो तो वो मुझे बताइए। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए और अगर चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हम जो है आपका
अभी टर्म 2 में जो आने वाला है सेशन 21-22 में, उसका पूरा सिलेबस कवर कर रहे हैं हम। सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स भी डिस्कस करने वाले हैं और जो आपकी प्रैक्टिकल फाइल है उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो सारे हम डिटेल में कवर करेंगे। तो वो सारी चीज़ें आपसे कुछ भी मिस आउट ना हो, उसके लिए आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।